बंगाल में खुलकर वोट बैंक की राजनीति कर रही ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। असल में ममता बनर्जी ने बिना किसी जांच पड़ताल और आधार के 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने का फैसला कर लिया, जिस पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी से साफ कहा था कि किसे आरक्षण देना है इसका फैसला सरकार नहीं बल्कि आयोग को करना है। हाईकोर्ट के आदेश से भड़की ममता बनर्जी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट पर भड़क गईं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की बातों को अनसुना कर दिया और ये सवाल पूछ डाला कि आखिर राज्य सरकार ने किस आधार पर 77 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया था। इन जातियों में से ज्यादातर मुस्लिम धर्म को मानने वाली हैं। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय पर ही तीखा हमला बोल दिया। ओबीसी कोटे को लेकर बनी जातिवार सूची पर उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणियों पर राज्य सरकार ने एतराज जताया। यही नहीं, दलीलों के दौरान बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि क्या उच्च न्यायालय ही राज्य को चलाना चाहता है। बंगाल सरकार के वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि वे मुस्लिम हैं। वे कहते हैं कि ये धर्म का मामला है, वो पूरी तरह से गलत है। ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को इसलिए आरक्षण दिया गया क्योंकि वे मुस्लिम हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि सभी मुस्लिमों पर विचार किया गया है। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर काम हुआ है। सरकार राज्य चलाना चाहती है, लेकिन अदालत ऐसा नहीं करना चाहती, तो फिर करे क्या? आखिर हम क्या कर सकते हैं? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान बंगाल सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपनी सीमा से आगे जाकर फैसला दिया है। इन दलीलों को सुनने के बाद अदालत की याचिका पर सुनवाई को लेकर सहमति जताई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जातियों की पहचान बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग का जिक्र किए बिना हुई। ये दलील है। एक्ट को खारिज करने के गंभीर असर हैं। फिलहाल बंगाल में कोई आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। ये मुश्किल स्थिति है और इस पर इंदिरा जयसिंह ने कहा कि राज्य में पूरी आरक्षण व्यवस्था ही अटक गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई में ही इस आरक्षण को अवैध करार दिया था और 77 जातियों को ओबीसी की सूची से बाहर करने का आदेश दिया था। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किस जाति को कौन सा दर्जा देना है ये आयोग का काम है, राज्य सरकार का नहीं। आयोग 1983 में बना था और राज्य सरकार की ओर से 2012 में एक्ट लाया गया। इसमें बताया गया कि कैसे जाति प्रमाण पत्र मिलेगा और इसका आधार क्या होगा। इस केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प बहस भी हुई। बंगाल सरकार के वकील ने उच्च न्यायालय पर ही तीखा हमला बोल दिया। ओबीसी कोटे को लेकर बनी जातिवार सूची पर उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणियों पर राज्य सरकार ने एतराज जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने चालाकी दिखाते हुए जमानत की याचिका ट्रायल कोर्ट में दायर करने की जगह हाई कोर्ट में दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा। केजरीवाल की तरफ से इस गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी और अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के पक्ष में दलीलें भी दी थीं, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई थी। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि राहत के लिए अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सीबीआई द्वारा अरेस्ट और बेल को लेकर सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ईडी में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इससे पहले 26 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सीएम केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल 50 और लोगों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि 15 लोगों ने भी फाइल पर साइन किए थे। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को जेल में रखने के मकसद से ही ये गिरफ्तारी की गई थी। वहीं हाल ही में सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कारोबारी घोटाले का सूत्रधार बताया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने से केजरीवाल को कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट भी केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने को कहे। जिस अयोध्या लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद की जीत को अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि पूरा इंडी गठबंधन एक ट्रॉफी की तरह पेश कर रहा था, अब उसी अयोध्या गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान की गिरफ्तारी ने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदल कर रख दिया। यूपी की 80 में से 37 सीट पर समाजवादी पार्टी और 6 सीट पर
कांग्रेस की जीत को अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ की एकता बता रहे थे। लेकिन अयोध्या के भदरसा में पिछड़ी जाति की एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक के नेता आरोपी बनने और अखिलेश यादव के द्वारा बड़े अजीब तरीके से उनका बचाव करने के कारण पूरा पीडीए समीकरण बुरी तरह से उलझता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अपने आरोपी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। गैंगरेप केस के आरोपियों की डीएनए जांच कराकर दोषियों को सजा देने की मांग अखिलेश यादव का स्टैंड है। समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में पीड़िता की सुरक्षा करवाए। समाजवादी पार्टी भाजपा पर गलत नियत से इस केस में पार्टी को बदनाम करने और राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगा रही है। केस में मोहित खान के ठिकानों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। अस्पताल में भर्ती पीड़िता से मिलने भाजपा के मंत्री और नेता पहुंच रहे हैं। संजय निषाद तो पीड़िता से मिलकर मीडिया के सामने रोने ही लगे। लोकसभा चुनाव में यूपी में अकेले एनडीए से ज्यादा सीट जीतकर सपा का आत्मविश्वास 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हिलोड़े मार रहा था। ऐसे में अयोध्या गैंगरेप केस बीजेपी के जवाबी हमले की नींव बन गई। लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों के अलावा दलित और पिछड़ों का भी वोट इंडी गठबंधन को मिला। भाजपा अब दोगुनी ताकत से पिछड़े वोटों को वापस लाने में जुटी है। ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य मुखर होकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल की देरी है, लेकिन ये 10 सीटों के उपचुनाव से अखिलेश और उसके पीडीए का माहौल मजबूत होगा या बिगड़ेगा, अब इसकी लड़ाई है। उपचुनाव वाली 10 सीटों में 5 सपा, 3 भाजपा और 2 सहयोगी दलों की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही हर सीट पर 3-3 मंत्री की ड्यूटी लगा चुके हैं। पार्टी संगठन अलग गुट हुआ। भाजपा अयोध्या रेप केस में अखिलेश को इस तरह से घेर रही है कि ये मैसेज जाए कि मुसलमान वोट का सवाल आ जाए तो अखिलेश पिछड़ों को छोड़ देते हैं। सीएम योगी ने सदन में कहा कि समाजवादी पार्टी ने मोहित खान पर कोई कार्रवाई नहीं की है, गोली मारने पर सवाल करते हैं तो क्या ऐसे लोगों को हम माला पहनाएंगे? योगी के शब्दों में ही कहें तो अयोध्या गैंगरेप में सद्भावना वाले आरोपी हैं। भाजपा के लिए ये एकदम आदर्श राजनीतिक स्थिति की पीड़िता पिछड़ी जाति की हिंदू है जबकि आरोपी अल्पसंख्यक है। इस केस को लेकर भाजपा जिस तरह से पिछड़ों की भावना उभार रही है उसमें 2027 तो दूर की बात है, 10 विधानसभा सीट के उपचुनाव तक पीडीए को बचाए रख पाना अखिलेश यादव के लिए चुनौती साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जड़ें हिलाकर रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी सक्सेना के द्वारा नियुक्त किए गए 10 एल्डरमैन की नियुक्तियों को सही करार दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एलजी एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए राज्य कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी भड़क गई और असहमति जताते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता दिया। असल में इस फैसले के बाद दिल्ली नगर निगम के असली पावर सेंटर कहे जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है और इसमें भाजपा को बढ़त मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसी डर से अरविंद केजरीवाल तब सुप्रीम कोर्ट गए थे और इसी वजह से 15 महीने तक बिना स्टैंडिंग कमेटी के काम चलता रहा। लेकिन मुश्किल केजरीवाल के सामने फिर से आ खड़ी हुई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी है कि एलजी एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने के लिए राज्य कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्य है। 15 महीने बाद फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी का वैधानिक कर्तव्य है और इसमें उन्हें कैबिनेट की सलाह या सहायता की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी बेहद निराश है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने फैसले से असहमति जाहिर करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए झटका बताया। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है। निर्वाचित सरकार की अनदेखी कर आप उपराज्यपाल को सभी शक्तियां दे रहे हैं ताकि उपराज्यपाल दिल्ली की सरकार चला सके। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं। हम उच्चतम न्यायालय के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमति जताते हैं। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी को 2022 में हुए चुनाव में पटकनी दे दी थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं हो पाया। 18 सदस्यों की स्थायी समिति के चुनाव के 2 तरीके होते हैं,
6 सदस्यों का चुनाव सबसे पहले सदन में किया जाता है और उसके बाद 12 जोन से अलग अलग 12 सदस्यों को चुना जाता है। विशेषज्ञों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद है कि 12 जोन में स्थायी समिति के 12 सदस्य को इसके चुनाव में चयनित करने का रास्ता साफ हो गया है। अब इस संबंध में निगम प्रशासन को अधिसूचना जारी कर चुनाव की निर्धारित तिथि के बारे में सूचना साझा करनी है। एल्डरमैन भले ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट न डाल सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में उन्हें वोटिंग का अधिकार है। ऐसे में एल्डरमैन की मदद से भाजपा अब आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है। स्टैंडिंग कमेटी को ही एमसीडी का असली पावर सेंटर कहा जाता है। 5 करोड़ से अधिक बजट वाले काम सभी के लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी आवश्यक है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को एक दिन में ट्रिपल झटका लगा है। पहला तो एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के फैसले को सही करार दिया। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। और तीसरा, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। शराब घोटाला मामले में कंठ तक डूबे हुए मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वे 16 महीने से सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब अगले सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत दिए जाने की दलील रखी। मनीष सिसोदिया ने ये कहते हुए जमानत मांगी कि वे 16 महीने से हिरासत में है और अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है। सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ और सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। मनीष सिसोदिया ने शराब नीति, उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत याचिकाओं को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करने वाली मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों याचिकाओं पर जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने 4 दिन पहले जो जवाब दाखिल किया वो कह रहे हैं कि कथित शराब नीति घोटाला से हुई इनकम का पता लगाने और कई लोगों की भूमिका की जांच अभी जारी है। ये उनकी उस दलील के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि जांच पूरी हो चुकी है। फिर मनीष सिसोदिया को जेल में बंद रखने का क्या मतलब? सिंघवी ने कहा कि ईडी ने दस्तावेजों को छिपाया, उन्हें गैर भरोसेमंद दस्तावेजों की श्रेणी में डाल दिया। 6ठे से 8वें अभियोजन शिकायतों की समीक्षा शुरू ही नहीं हो सकी। सीबीआई भी गैर भरोसेमंद दस्तावेज पेश करने में नाकाम रही। सिंघवी ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट का खतरा तो सीबीआई केस में भी मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की धारा 45 में भी इसे ध्यान में रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि केवल इस आधार पर जमानत नहीं रोकी जा सकती कि आरोप गंभीर हैं। 2.5 साल बाद भी कोई रिकवरी नहीं हुई। इससे पहले 29 जुलाई को सीबीआई और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने खंडपीठ को बताया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था, लेकिन यह रिकॉर्ड पर नहीं आया था। एसवी राजू ने सिसोदिया की याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका है। उन्होंने कहा कि एक ही आदेश को 2 बार चुनौती नहीं दी जा सकती। मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका को खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक और तगड़ा झटका दे दिया। मामला एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का है, जिसे एलजी वीके सक्सेना ने नियुक्त किया। इस नियुक्ति के बाद केजरीवाल सीधा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और एलजी के फैसले को चुनौती दे डाली। केजरीवाल का कहना था कि एल्डरमैन की नियुक्ति में उनसे सलाह किया जाना चाहिए था, लेकिन एलजी ने अपनी मनमानी करते हुए एल्डरमैन की नियुक्ति कर डाली। मामले के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टल गया है, लेकिन अब फैसले के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एलजी ने जो किया वो बिल्कुल सही था और 10 एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। देश की शीर्ष अदालत के फैसले को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मनोनीत पार्षद की नियुक्ति पर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी के चलते एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी रुका था, क्योंकि मनोनीत पार्षद भी इसमें मतदान करते हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के 134 और बीजेपी के 104 निर्वाचित पार्षद हैं।
इसके अलावा एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद भी नियुक्त किए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना करेंगे। पीठ ने स्पष्ट किया कि 1993 में संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम एलजी को एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार देता है। दिल्ली के प्रशासक के तौर पर यह अधिकार उन्हें मिला है, न तो अतीत का अवशेष है और न ही इसके जरिए संवैधानिक शक्ति का अतिक्रमण होता है। एल्डरमैन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने के लिए उपराज्यपाल स्वतंत्र हैं। एलजी यानी उपराज्यपाल को इस मामले में निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार काम करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति वैधानिक शक्ति न कि कार्यकारी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 1993 एक्ट ने एलजी को यह अधिकार दिया है, वो बिना दिल्ली सरकार की सलाह के एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वो निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब पीएम मोदी ने कहा था कि ईडी की तरफ से जब्त की गई रकम को घोटाला पीड़ितों को लौटाया जाएगा, लेकिन तब किसी को पीएम मोदी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन अब पीएम मोदी कही बातों को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। घोटाला पीड़ितों को पहली बार उनकी रकम वापस मिलने जा रही है और इसकी शुरुआत कोलकाता में 12 करोड़ रुपए बांटकर की जानी है। खास बात यह कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ईडी की तरफ से जब्त की गई संपत्तियों से पीड़ितों की मदद करने के लिए कानून रास्ता तलाश रहा है। केंद्रीय एजेंसी कोलकाता की रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज की अटैच हुई 11 करोड़ 99 लाख रुपए की संपत्ति की एफडी को 12 लाख लोगों में बांटा जाएगा। आरोपी कंपनीज ने इन जमाकर्ताओं को भारी रिटर्न का वादा कर रुपया डिपॉजिट कराया था। 24 जुलाई को पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 14 अटैच एफडी को एसेट डिस्पोजल कमेटी सरनी एडीसी में ट्रांसफर करने को कहा था। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ईडी की तरफ से जब्त की गई राशि को गरीबों में बांटने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस पर काफी काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिल से लगता है कि इन लोगों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर गरीबों का रुपया लूटा और उन्हें वो वापस भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कानूनी बदलाव करने पड़े तो मैं करूंगा। मैं फिलहाल लीगल टीम से मदद ले रहा हूं। मैं न्यायपालिका से सलाह मांगी है। खबर है कि कोलकाता कोर्ट और ईडी को पीएमएलए की धारा के तहत पीड़ितों को रकम लौटाने का रास्ता मिल गया है और इसमें कहा कि ईडी की तरफ से जब्त की गई संपत्तियों को उन दावेदारों को वापस किया जा सकता है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के चलते भारी नुकसान उठाया। ऐसी अटैच संपत्तियों को ट्रांसफर करने के लिए ईडी को पंचनामा तैयार करना होगा जिसका इस्तेमाल ट्रायल के दौरान हो सकेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश में एडीसी गठित करने के निर्देश दिए थे जिसकी अगुवाई पूर्व जस्टिस दिलीप कुमार सेठ करेंगे। इसका गठन आरोपी कंपनी की संपत्तियों को बेचने और इससे मिली रकम को कमेटी की तरफ से खोले गए खातों में जमा किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट के जज ने कहा कि मैंने इस बात को भी ध्यान में रखा है। मान लीजिए ट्रायल के बाद आरोपी बरी हो गए तो फिर ऐसे में रिस्टोरेशन ऑर्डर का क्या होगा? इसका जवाब क्या है? ट्रायल का नतीजा कुछ भी हो, निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। पश्चिम बंगाल में 2013 में हुआ रोज वैली घोटाला एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है। ये स्कैम शारदा घोटाले से भी बड़ा था और प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार पूरे भारत में निवेशकों से 17,520 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। ऑल इंडिया स्मॉल डिपॉजिटर यूनियन ने ये राशि 40,000 करोड़ रुपए आंकी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में रकम 60,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। प्रदर्शनकारी शेख हसीना सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सांप्रदायिकता का घटिया खेल भी तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर मंदिर और हिंदू आ गए और कट्टरपंथी उनको निशाने पर ले रहे हैं। इस वजह से 2 मंदिरों के साथ 2 हिंदू पार्षदों की भी हत्या की जा चुकी है। रंगपुर सिटी के पार्षद हराधन रॉय हारा के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हिंदुओं के मंदिरों और उनके घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन और काली मंदिर में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और श्रद्धालुओं पर हमला किया। इसके बाद उन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा। हराधन रॉय रंगपुर शहर में वार्ड नंबर 4 से परशुराम थाना आवामी लीग पार्टी से पार्षद थे।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक काजल रॉय नाम की एक पार्षद की भी हत्या कर दी गई। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर अड़े हुए हैं। अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हैं, इसमें कई पुलिस कर्मचारी भी हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के बीच 19 पुलिस थानों समेत 26 पुलिस संबंधित जगहों को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी और अनिश्चितकाल के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे पर बवाल को सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले आयोजित किया गया। असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। सरकारी एजेंसियों ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बंद करने का आदेश दिया है। पुलिस के जिन ठिकानों पर हमला हुआ उनमें 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय, मेमनसिंह में रेंज डीआईजी का कार्यालय, 2 पुलिस चौकियां भी हैं। इन जगहों पर हुए हमले की जानकारी बांग्लादेश पुलिस ने दी। सबसे भीषण हमला सिराजगंज के इनायतपुर पुलिस थाने में हुआ और यहां 13 पुलिस कर्मचारियों की पीट कर हत्या कर दी गई। एडिशनल डीआईजी ने इस संबंध में बताया कि प्रदर्शनकारी इनायतपुर थाने पर मार्च करते हुए आए और यहां हमला किया। इसके बाद इन्होंने स्टेशन में आग लगा दी और पुलिस कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया। इनायतपुर के अलावा बताया जा रहा है कि कोमिला में हुए हमले में 14 पुलिस कर्मचारियों को मारा गया। इसमें एक पुलिस कर्मचारी हाईवे पुलिस का भी था। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच एक ही दिन में करीब 300 पुलिस कर्मचारी घायल हुए। सेना यह आश्वासन दे रही है कि वो स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे, हालांकि उनके एक्शन से ऐसा लग नहीं रहा। जब हर जगह प्रदर्शनकारी हिंसक थे तब जाकर उन्होंने हवा में गोलियां चलाईं ताकि भीड़ तितर बितर हो सके। इससे पहले भीड़ प्रधानमंत्री शेख हसीना के चचेरे भाई के घर को आग के हवाले कर चुकी थी और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ चुकी थी। भारत सरकार ने रविवार रात बांग्लादेश में रह रहे अपने सभी नागरिकों को पड़ोसी देश में हिंसा की ताजा घटनाओं के मद्देनजर अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने की सलाह दी है। भारत ने नया परामर्श जारी कर अपने नागरिकों से अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा नहीं करने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।